हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और 2023-24 का जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ये टोटल आपके चैप्टर हैं जो कि आपके फर्स्ट बुक में है, जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आज हम इसका लास्ट चैप्टर करेंगे और यहाँ से हमारी ये जो बुक है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपके इस साल पूछे जाएंगे, तो आप इनको ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, ये टॉपिक आपके सामने हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हो। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, और जैसे ही मुझे टाइम निकलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको नोट्स हमारी वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएंगे। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, जाके गूगल पे आप सर्च करके नोट्स को पढ़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इसकी PDF जो है आपको यहाँ पे डाल दी जाएगी, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या अवधारणा होती है, इसको आपको समझना है। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है वो होता है प्रवाह। अब ये प्रवाह क्या है इसको समझते हैं। देखिए प्रवाह जो होता है ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए किसी के विचार एक हिस्से से अगर दूसरे हिस्से तक पहुंच पा रहे हैं तो ये भी विचारों का प्रवाह ही कहलाएगा। आप देखते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी के कारण हमारे विचार आसानी से, आप चाहे सोशल मीडिया पे लिख दो तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। ठीक है, यानी हमारे विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो ये प्रवाह है। वस्तु का एक से अधिक देशों में पहुंचना। अब देखिए चाइना जो है वो बहुत सारी वस्तुओं का मैन्युफैक्चर है, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता है और दुनिया भर के देशों में चाइना के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे जाते हैं। ठीक है, यानी वस्तु चाइना में बनी है पर वो दुनिया भर में बिक रही है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गई। ऐसे ही भारत में बनने वाली वस्तु अगर अमेरिका में जाके बिकती है या USA में बनने वाली वस्तु भारत में आके बिकती है, तो ये भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रही है। यानी वस्तु भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रही है तो ये भी प्रवाह के तहत ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पे पहुंचना या फिर एक से अधिक देशों में पहुंचना, ये भी प्रवाह हो जाएगा। बेहतर आजीविका की तलाश में, यानी एक अच्छे रोजगार, एक अच्छी आजीविका की तलाश में जब लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में, तो ये भी एक तरह से प्रवाह है। तो प्रवाह का मतलब क्या है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में पहुंचना। ठीक है, अब इसमें विचार भी हो सकते हैं हमारे, कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है, पूंजी भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये प्रवाह है और ये वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह, और प्रवाह कैसे हो सकता है ये आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो क्लियर है, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं और डिटेल में समझेंगे। देखिए वैश्वीकरण के कारण बताइए, वैश्वीकरण के क्या कारण है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वैश्वीकरण का जो कारण है वो मेन कारण है टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में हम प्रौद्योगिकी कहेंगे। ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, जो विकास हुआ है, इसके कारण वैश्वीकरण हो पाया है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह का हो सकता है, जैसे हमने एक लाइन पढ़ी थी, विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, याद होगा आपको, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो अब समझिए कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब आसान हो पाया है। देखिए अगर आप आज से 60, 70, 80 साल पीछे चले जाइए तो उस समय में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, ठीक है, पत्र लिखे जाते थे। अब मान लीजिए कोई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है और यूपी में कोई उसके जानकार है, उसको अपने उस जानकार या रिश्तेदार जो भी उसका है उसके पास अपने विचारों को पहुंचाना है, यानी पत्र के जरिए अपनी बात उसके तक पहुंचानी है। तो दिल्ली से पत्र लिखा जाएगा और वो यूपी पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कई दिन लग जाएंगे, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, कितना भी समय लग सकता है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होता था। तो अब समझिए ये आज की डेट में यहाँ पे पत्र लिख रहा है तो हो सकता है वो पत्र वहाँ पे बहुत सारे दिनों के बाद, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के बाद भी पहुँच सकता है। अब फिर वो वहाँ से अपना पत्र को पढ़ेगा, अपना रिप्लाई लिखेगा, फिर दिल्ली भेजेगा, तो फिर ये हो सकता है 10, 20, 30 दिन में आए। तो अब समझिए अपने विचार को उसे यहाँ से वहाँ पहुँचाने में और वहाँ से वापस यहाँ आने में कितना ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो ये पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, जब से मोबाइल फ़ोन आ गया या लैंडलाइन फ़ोन आ गया, ठीक है, तब से क्या हुआ है, अब हम अपनी बातों को
बस एक नंबर डायल करना है और सेकंडों में वहाँ पे कॉल चली जाती है और यहाँ से हम वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो, टेक्नोलॉजी आने से विचार जो थे वो पहले भी पहुँचते थे, ऐसा नहीं था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो संदेश नहीं पहुँच पाते थे, विचार नहीं पहुँच पाते थे, पहुँच पाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। और बहुत मुश्किल प्रक्रिया भी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल आसान हो गया है। अब आप देखिए आज के समय में मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए क्या होता है, बहुत आसानी से यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, बस एक बटन दबाना है, आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है इंडिया में ही आप चैट कर रहे हो, आप किसी दूसरे से भी चैट कर सकते हो, विदेश में रहने वाले से भी कर सकते हो। तो कितना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये जो विचारों का हम पढ़ रहे थे ना, विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, तो विचार पहुंचते पहले भी थे, लेकिन पहले क्या था, टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो बहुत समय लगता था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो वो तेज़ी से होने लगा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का कारण अगर आपसे कोई पूछे तो आप सबसे पहले उसमें आंसर में लिखना, पहला पॉइंट ही लिखना प्रौद्योगिकी, ठीक है। टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो फिर इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। फिर टेलीफोन एक अच्छा एग्जांपल है। टेलीफोन के जरिए आपको पता है आसानी से अपनी बातों को इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। टेलीग्राफ का आविष्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मुद्रण तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले आपको पता होगा जो पुराने समय में जो पुस्तक लिखी होती थी जिसको पांडुलिपि कहते थे, वो हाथ से लिखी जाती थी। अब आप सोचो कि एक पुस्तक को लिखने में कई कई साल लग जाते थे, ठीक है। 10-10 साल, 12-12 साल भी लग जाते थे किसी पुस्तक को लिखने में। फिर उसमें गलतियों के चांस होते थे, गलतियाँ, फिर उसको एडिट करना, फिर वापस से ठीक करना, कितना लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन जैसे ही छपाई तकनीक आ गई, मुद्रण तकनीक आ गई, ये कितना आसान हो गया। अब अपने बातों को किताबों के जरिए आसानी से छापा जा सकता है, न्यूज़पेपर को आसानी से छापा जा सकता है, पोस्टर आसानी से छापे जा सकते हैं, अपनी बातों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ये सब कैसे हो पाया है, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण पूछे तो आप ये पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं। अगला है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हम वैश्वीकरण के दौर में नहीं जी पाते। आज दुनिया भर की चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाती है, हमारे विचार तो कहीं पे भी हम भेज सकते हैं, किसी से भी हम आसानी से फ़ोन के जरिए या ईमेल के जरिए बात कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया है, ठीक है। तो समझिए वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, आपको ऐसे लिखना है। आज टेलीग्राफ या टेलीफोन या माइक्रोचिप, इसका जो नवीनतम आविष्कार है, इसी का परिणाम है कि आज विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों की आवाजाही जो है वो बहुत आसान हो गई है, ठीक है। पहले देखो बैंकिंग जो सिस्टम होता था, आप सोचिए कैसा होता था। आपको बैंक में छोटा सा भी काम करना होगा ना आपको, तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ लाइन लगानी पड़ेगी, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, सब कुछ क्या होता था, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपके मोबाइल ऐप के जरिए, आपके इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप यहाँ घर बैठे बैठे बटन दबा के अपनी जो ट्रांजेक्शन है आसानी से कर पाते हो। पैसे आप कहीं पे भेज सकते हो या किसी से पैसे ले सकते हो, तो आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, टेक्नोलॉजी के कारण। तो टेक्नोलॉजी से केवल विचार नहीं बल्कि पूंजी भी आसानी से जा सकती है, वस्तु, ठीक है, लोगों की आवाजाही, सब कुछ मतलब बेहतर हो पाया है, और जिससे वैश्वीकरण के प्रसार में सहायता मिली है। इसी के कारण वैश्वीकरण जो है तेजी से फैला है। इसके परिणाम स्वरूप आज विश्व के एक क्षेत्र में होने वाली घटना जो है, न केवल जानकारी प्राप्त होती है बल्कि उसका प्रभाव भी अन्य क्षेत्रों पे पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आज भारत में कोई घटना होती है तो तुरंत ही पूरी दुनिया में उसके जो जानकारी है वो फैल जाती है। जैसे भारत का भी चंद्रयान मिशन जो है कामयाब हुआ, पूरी दुनिया ने उसको अपने टेलीविज़न पे बैठे बैठे न्यूज़ के जरिए देख लिया। अब सोचिए भारत में होने वाली घटना, भारत की घटना, ठीक है, कैसे दुनिया तक पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं दुनिया से प्रभावित भी होती है। ऐसे ही दुनिया में कोई घटना होती है तो उसे आराम से हम भारत में बैठे हुए देख सकते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो ये सब पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। तो वैश्वीकरण आज अगर ऐसे है, इस लेवल पे है, तो इसके पीछे जो है वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी है। और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, बर्ड फ्लू जैसी बीमारी हो गई या मान लीजिए सुनामी हो गई, ये किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटी नहीं रहती। ये घटनाएं जो है राष्ट्रीय सीमाओं का इस पर कोई जोर नहीं मानती। मान लो कहीं पे बर्ड फ्लू किसी देश में फैल गया तो वो राष्ट्र के अंदर नहीं रहेगी, वो फिर एक देश से दूसरे देश में फैल जाएगी, दूसरे से तीसरे देश में फैल जाएगी, तीसरे से चौथे में फैल जाएगी, ठीक है। सुनामी हो गया, जैसे सुनामी किसी देश में सुनामी की घटना होती है, ठीक है,
जो समुद्र के किनारे है या वहाँ पे नुकसान हो रहा है मान लीजिए, तो केवल नुकसान उसको नहीं होगा, कहीं ना कहीं दूसरे देश भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव जो होता है वो मौजूदा स्थान या मौजूदा क्षेत्रीय प्रवेश तक नहीं रहता, बल्कि ये दुनिया भर में महसूस किया जाता है। अगर आज की डेट में यूएसए का शेयर मार्केट डूबता है तो उससे केवल यूएसए प्रभावित नहीं होगा, दुनिया के दूसरे देश भी इससे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हो पाया है। प्रौद्योगिकी की सहायता से आज खाद्य पदार्थ भी एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये भी आसानी से हम टेक्नोलॉजी से ही पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के विस्तार से वस्तु और पूंजी के प्रवाह में काफ़ी तेजी आई है। अब राज्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसकी सहायता से क्या होता है, राज्य जो है यानी जो राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, याद रखना। राज्य जब भी पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक अलग भाषा होती है, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार या सत्ता से होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसे आप वो वाला राज्य मत समझना जैसे भारत में कई सारे राज्य हैं, वो राज्य नहीं, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार या सत्ता से है। ठीक है, यानी इसको राज्य की जगह आप सरकार पढ़ो। देखो अब सरकार में आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, यानी अब सरकारों के पास क्या है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो मौजूद होती है। इसकी सहायता से सरकार जो होती है वो अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकती है। सूचना के दम पर जो सरकार होती है हमारी वो ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकती है, उसकी जो क्षमता है वो बड़ी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। इसके बाद है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव या फिर इसके परिणाम आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ, उसकी अवधारणा क्या है, और यहाँ पे हमने समझा कि वैश्वीकरण के जो कारण है वो क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से कैसे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, कैसे उसका विस्तार हुआ, ये समझा है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बताइए वैश्वीकरण के परिणाम क्या है। तो वैश्वीकरण जो है इसके राजनीतिक परिणाम भी हुए, आर्थिक परिणाम भी हुए, सांस्कृतिक परिणाम भी हुए। ठीक है, तो पेपर में कई बार तो ऐसे पूछ लेते बताइए वैश्वीकरण के क्या परिणाम है, तब आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के लिखने। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में आपसे ऐसे बोलें कि बताइए वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम क्या है, तब आपको केवल और केवल राजनीतिक लिखने हैं। मान लीजिए पेपर में पूछे कि बताइए वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या है, तब आपको केवल और केवल आर्थिक लिखने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, राजनीतिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। विकासशील देशों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से। ठीक है, विकासशील देश जो है यहाँ पे जो सरकार होती है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का अभाव जैसी कई समस्याएं जो होती है विद्यमान होती है हमारे विकासशील देशों में। और इन समस्याओं का जो समाधान है ये करना किसका कार्य होता है, हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। यानी इन समस्याओं को सुलझाने का जो मेन काम कौन करेगी, हमारी सरकार करेगी। ठीक है, इसलिए राज्य का स्वरूप जो है वो कल्याणकारी राज्य का होता है। यानी हमारे यहाँ पे जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य, यानी कल्याणकारी सरकार। कल्याणकारी सरकार से क्या मतलब है, जो अपनी जनता की शिक्षा पे ध्यान देगी, ठीक है, उनकी हेल्थ यानी उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान देगी, उनके रोजगार के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये सब जो जब सरकार जनता के भले के लिए काम करेगी तो वो कल्याणकारी राज्य हो जाता है। लेकिन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जैसे ही वैश्वीकरण आया, इसके बाद विकासशील देशों में राज्य की भूमिका यानी सरकार की जो भूमिका है उसमें बदलाव आया है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि पहले क्या होता था, राज्य की भूमिका जो होती थी वो एक कल्याणकारी राज्य की होती थी, लेकिन वैश्वीकरण के बाद सरकार की जो भूमिका है वो बदल गई है। ठीक है, तो कैसे बदली है, थोड़ा सा इसको डिटेल से समझो। देखो, राज्य की शक्ति में कमी आई है और कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया। यानी पहले जो ऐसा माना जाता था सरकार जो है वो कल्याणकारी सरकार होगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बल्कि अब ये माना जाता है कि सरकार जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी, यानी कि लोगों की जो जीवन है या जो उनके स्वतंत्रता है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, राज्य यानी कि सरकार जो है अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने आप को सीमित रखती है। यानी अब सरकार जो कुछ मेन काम है तब उन्हीं तक अपने आप को सीमित रखती है, जैसे कि कानून बनाना हो गया। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, ये। और क्या परिणाम है इसके राजनीतिक, इसे देखिए, राज्य जो है अब कल्याणकारी कार्य की ओर कम ध्यान देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य के स्थान पर अब बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्वीकरण जो है इसमें फ्री ट्रेड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। फ्री ट्रेड का मतलब है मुक्त व्यापार, ठीक है, दो देशों के बीच में।
और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब राज्य जो है वो कल्याणकारी योजनाओं में कम ध्यान देकर मेनली कुछ मेन कामों तक ही अपने आप को सीमित रख रहा है। ठीक है, कौन निर्धारित कर रहा है? बाजार जो है वही ज़्यादातर चीज़ों को निर्धारित करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से विकासशील देशों में सरकारों द्वारा अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता जो है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो कि जैसे यूएसए की कंपनी ज़्यादातर मल्टीनेशनल होती हैं या फिर अन्य देशों की मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ये जब से देशों में आई हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आई है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सत्य है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने से राज्य अपने नागरिकों के बारे में हर प्रकार की सूचनाएं जुटा सकता है। ठीक है, और अधिक कारगर ढंग से काम कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है कुछ मामलों में। क्यों? क्योंकि अब राज्य के पास यानी सरकार के पास क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यानी अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, इससे सरकार जो है अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा कर सकती है, डिजिटल रूप में उनकी सारी सूचनाएं रख सकती है। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है वो देश के सभी नागरिक बनवाते हैं। आधार कार्ड के जरिए सरकार के पास हर नागरिक की सूचना जो है वो इकट्ठा रहती है। ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट हो गए और उसकी जानकारी, उसका घर का पता, सब कुछ रहता है। या और भी कई सारी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सरकार जो है अपने नागरिकों की जानकारी रख सकता है। ठीक है, उनकी सूचनाएं जुटा सकता है और अधिक कारगर ढंग से सरकार जो है वो काम कर सकती है। तो ये तो थे राजनीतिक परिणाम। अब थोड़े से आर्थिक परिणामों पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर राजनीतिक और आर्थिक से ही आता है। कई बार सांस्कृतिक से भी आ जाता है लेकिन कम आता है। ठीक है, तो आर्थिक भी समझते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं का व्यापार जो है वो तेजी से बढ़ा है। पहले देखिए क्या होता था, पहले समझिए, पहले ना संरक्षणवाद की नीति अपनाते थे। भारत ने भी संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। अब ये संरक्षणवाद का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि जो देसी कंपनी है यानी जो देश की कंपनी है, उस कंपनी में बनाए हुए जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना चाहिए। उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, हमारे देश में की कंपनी को फ़ायदा होगा। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, आपने सुना होगा। तो इसी को इसमें इसलिए सरकार क्या करती थी, सरकार कहीं ना कहीं अपने देश की कंपनियों को प्रमोट करने के लिए जो विदेशों से आने वाली वस्तु होती थी उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी। तो वो चीज़ें महंगी हो जाती थी, तो लोग उसको क्या करते थे, कम खरीदते थे। या फिर एक तरीका ये ज़्यादा टैक्स लगाने का था। दूसरा तरीका क्या थी, सरकार उसको बैन भी कर सकती थी कुछ चीज़ों को, बाहर से आने वाली चीज़ों को, जिससे कि वो देश के उद्योग में बनी हुई चीज़ों को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो ये संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी भारत ने भी। अब संरक्षणवाद की नीति क्या होती है, इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है एक विकसित देश की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर उस विकसित देश में बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, और एक जो विकासशील देश में बनी हुई वस्तु होती है उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते। आज के समय में आप कोई भी चीज़ लोगे तो आपको अलग अलग ब्रांड के, जैसे आप मोबाइल लेने भी जाते हो तो आपको कम से कम 10 ब्रांड के मोबाइल मिल जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है बतेरे, आप उन सारे ऑप्शन में से जौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको ले सकते हो। ठीक है, लेकिन संरक्षणवाद की नीति में ऐसा नहीं होता था। अब संरक्षणवाद की नीति में क्या है, जैसे देश की एक दो मोबाइल की कंपनी है, उन्हीं के प्रोडक्ट आपके सामने होंगे, आपको उन्हीं में से खरीदना होगा। तो यहाँ पे क्या होता था, कंपटीशन कम हो जाता था, प्राइस बढ़ जाते थे। जब कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता तो प्राइस, मनमाना प्राइस वसूलती थी कंपनियां। तो भारत पहले इस नीति पे चल रहा था, लेकिन बाद में भारत को जब लगा कि इससे नुकसान है, तब हमने संरक्षणवाद की नीति को ख़त्म किया और नई आर्थिक नीति को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है, दुनिया भर में वस्तुओं का जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि अब पहले की तरह आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। जैसे मैंने आपको बताया था ना, संरक्षणवाद की नीति जब अपनाते थे तो बाहर से आने वाली चीज़ों पे प्रतिबंध लगा देते थे या उसको ज़्यादा महंगा कर देते थे, टैक्स ज़्यादा लगा देते थे। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है, यानी अब पूंजी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और जो निवेश करता है वो अपने धन को किसी भी देश में निवेश कर सकता है। ये भी उसको आज़ादी है, विशेषकर विकासशील देशों में। विकासशील देशों में जब कोई निवेश करता अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ज़्यादा लाभ होता है वहाँ पे। ठीक है, और विचारों का विस्तार हुआ है, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है। विकसित देश जो है अपनी वीजा नीति कठोर बना लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जो विकसित देश है जैसे यूएसए जैसे देश हैं, ये अपनी वीज़ा नीति को कठोर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी, जैसे इंडियन हो गया या कोई अदर देश का नागरिक हो गया, वो आसानी से यूएसए में पहुंच जाए, आसानी से वहाँ पे नौकरी करने लग जाए। ठीक है,
वहाँ के मतलब लोगों का रोजगार छीने, इसलिए इस डर से जो जो ताकतवर देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो अपनी वीजा नीति को थोड़ा कठोर बनाते हैं। और निजीकरण यानी जो प्राइवेटाइजेशन है और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ये आर्थिक परिणाम में आपको लिखना है। लाखों लोगों को नया नया रोजगार मिल रहा है। आज के समय में आप देखो फ्रीलांसर बन के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के जरिए लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आज के समय में नए नए रोजगार आ रहे हैं, नए नए तरीके के रोजगार जो कभी एक समय में कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, ठीक है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, बाजार में कंपटीशन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि अब दुनिया भर के, अब सबने वैश्वीकरण को अपना लिया है। अब आप किसी भी देश में रहो, सबने वैश्वीकरण को लगभग अपना रखा है। दुनिया भर के जो प्रोडक्ट हैं आसानी से वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जब मार्केट में एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10-10, 20-20, 30-30 कंपनियां होंगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। फिर अच्छी क्वालिटी देंगे सभी, ठीक है। प्राइस भी अपना कम करेंगे, फीचर बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें, तो बाजार में कंपटीशन बढ़ा है। बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद जो है आज के समय में आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध है। तो ये कुछ आर्थिक पॉइंट है, ठीक है, आर्थिक से रिलेटेड। तो आर्थिक परिणाम में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो 6 पॉइंट लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। बहुत ही आसान है। देखिए सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए वैश्वीकरण के? हमारे खान पान में बदलाव हुआ है। अगर आप आज से 100 साल पीछे जाओ, अपने पूर्वज जो आपके दादा वगैरह हैं, आप कभी उनसे पूछना कि वो क्या खाते थे, तो आपको पता लगेगा जो हमारा खाने पीने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। लोग दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी ऐसी चीज़ें खाते थे, तली भुनी चीज़ों से दूर रहते थे, ठीक है। बिल्कुल उनका खान पान जो है वो बिल्कुल अलग होता था। आज के समय में क्या है? आज आप देखोगे लोग मोमोज बहुत खाते हैं, ठीक है। और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो बाहर की चीज़ें, ये कहीं ना कहीं चाउमीन वगैरह ये सब आ गई है। ये चीज़ें तो आज से 100 साल पीछे जाओगे तो कोई इसको जानता भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है खाने की। लेकिन आज के समय में क्या है? सब कुछ। तो ये जो खान पान में बदलाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के तहत हो रहा है, ठीक है। ये सांस्कृतिक बदलाव में आएगा। रहन सहन में बदलाव, देखो बिल्कुल रहन सहन आज के समय में बदल गया। आप देखोगे आपके दादा दादी कैसे कपड़े पहनते थे, गाँव वगैरह में रहते थे, खेती करते थे, ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही होता था। तो वो क्या करते थे? वो धोती कुर्ता इस तरीके के कपड़े पहनते थे। कपड़े जो होते थे उनके बिल्कुल अलग अलग होते थे। उनका रहन सहन जो है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अलग होता था। लेकिन आज के समय में हमारा जो पहनावा है या जो हमारा रहन सहन है वो बिल्कुल बदल गया है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हमने जो हमारी जो पुराने रीति रिवाज थे हमने उसको त्याग दिया है और हम बिल्कुल मॉडर्न बनना चाहते हैं और पश्चिमी सभ्यता को हम अपना रहे हैं। फिर क्या है? संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। बिल्कुल देखिए हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी संस्कृति में क्या था? जो खाना खाया जाता था ना, वो जमीन पे बैठ के खाया जाता था, ठीक है। जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। कभी भी ये जो डाइनिंग टेबल वाला सिस्टम था ये भारत में नहीं होता था। ये कहाँ से आए? ये बाहर से आए। जो डाइनिंग टेबल वाला सिस्टम है ये बाहर से आया है। तो आज के समय में क्या है? इसको बदला गया है। अब लोग इस चीज़ पे जा रहे हैं, पुराना जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे, सारे नहीं बताए जा सकते, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल से आप समझते हुए चलिए। तो हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो रीति रिवाज थे, हमारी जो ट्रेडिशन परंपरा थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हम कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश की संस्कृति है उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारा पहनावा बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारे तौर तरीके बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृति होती है उसका ह्रास हो रहा है, ठीक है। हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और हम एक नई संस्कृति को, एक नए ट्रेडिशन को अपना रहे हैं। फिर है अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ झुकाव। जो पश्चिमी देश हो गए या फिर अमेरिका जैसे देश हो गए, कहीं ना कहीं हमारा झुकाव जो है उनकी तरफ ज़्यादा है। महिलाओं की स्थिति में कमी भी आई है कुछ मामलों में और कुछ मामलों में सुधार भी आया है। जैसे पहले पहले महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ठीक है। ये माना जाता था कि इनका विवाह कर देना है, विवाह के बाद इनको ससुराल जाना है, वहाँ पे इनको चूल्हा चौका करना है, यही मतलब ये सोच चलती थी। लेकिन अब इस सोच में बदलाव हुआ है। अब लड़कियों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है ना, इसमें सुधार भी आया है, लेकिन कुछ जगह पे महिलाओं की स्थिति में कमी भी आई है। कमी कैसे आई है? कहीं ना कहीं महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा है। आप देखोगे टीवी में जो ऐड आते हैं या फिर महिलाओं को उसमें किस तरीके से दिखाया जाता है,
ठीक है, आप समझ जाएंगे, आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें तो कुछ जगह पे कमी भी आई है और कुछ जगह पे उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ है। तो ये सांस्कृतिक परिणाम में बताने, ठीक है। इसके अलावा विदेशी फिल्मों का चलन बहुत हो रहा है, त्यौहार विदेशी बहुत मनाए जा रहे हैं, संगीत के जो प्रति रुझान बढ़ रहा है, रॉक म्यूजिक वगैरह सुना जाता है, ठीक है, अंग्रेजी गाने वगैरह सुने जाते हैं। रूढ़ीवादिता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो पुरानी रूढ़ीवादी जो परंपरा चली आ रही थी वो खत्म होती जा रही है। लोगों के विचारों में अब बदलाव आ रहा है, विदेशी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक परिणाम हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ना ज़्यादातर पूछ लेते हैं कई बार। तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए। लैंग्वेज क्वेश्चन की ऐसी है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है, और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। अब समझिए, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है। तो वैश्वीकरण के कारण भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे व्यापार हो गया, निवेश हो गया, यहाँ पे बाधाएं जो है वो हटा दी है। मैंने आपको बताया था ना, संरक्षणवाद की नीति होती थी। संरक्षणवाद की नीति में क्या होता था कि बिजनेस करना जो होता था वो मुश्किल होता था। बाहर की विदेशी कंपनी अगर भारत में आके अपने प्लांट यूनिट वगैरह लगाना चाहें, कारखाने स्थापित करना चाहें, तो रूल्स जो होते थे वो काफ़ी हार्ड होते थे उनके लिए, ठीक है। इतने मुश्किल रूल्स होते थे ताकि वो आसानी से यहाँ पे ना बच सके, ये होता था। तो पहले ये होता था संरक्षणवाद में, लेकिन जब वैश्वीकरण अपनाया गया तो उसके बाद ये सारे खत्म कर दिए गए, ठीक है। अब लाइसेंस प्रणाली वगैरह बिल्कुल कम कर दी गई, जो रूल्स हैं वो आसान बना दिए गए ताकि बाहर की कंपनियां भारत में निवेश करें, भारत के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे हमें फ़ायदा मिले, ठीक है। जब समझा हमने वैश्वीकरण को तो हमने उस चीज़ को अपनाया, तो कहीं ना कहीं बदलाव हुए, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश करने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, यानी जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अलग अलग देशों में उसके काम चल रहे हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी, ठीक है। जैसे सैमसंग हो गई, सैमसंग क्या है, कोरिया की कंपनी है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। अब वो दुनिया भर में उसके काम है, दुनिया भर में उसके आप देखोगे उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको मिल जाएगी। तो ऐसी कंपनियां जो होती है मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, ठीक है। तो जो MNC कंपनियां होती हैं, ये कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है ताकि विदेशी जो निवेश है भारत में वो बढ़ सके। वैश्वीकरण से उपभोक्ता जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके लिए बाजार में वस्तुओं की पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि जब अपने देसी उद्योगों पे हमें निर्भर रहना पड़ता था तो मार्केट में कंपटीशन नहीं होता था। अगर मोबाइल लेने जाना है तो 1 या 2 ब्रांड के मोबाइल मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही दुनिया भर की कंपनियां उसमें उतर गई तो मार्केट में क्या हो गया, लोगों की पसंद और नापसंद के जो ऑप्शन है वो बढ़ गए। और इससे क्या होता है, क्वालिटी यानी उच्च कोटि यानी अच्छी क्वालिटी हमको मिल पाएगी, ठीक है। और फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्राप्त होने लगी। सुविधाओं के कारण जीवन स्तर जो है उसमें सुधार हुआ, लोगों का लाइफस्टाइल सुधरा। तो ये कुछ हो गया। इसके बाद क्या है कि भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, ये भी आपसे पूछते हैं। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाई, यानी हमारी जो उदारीकरण का मतलब है अपनी जो नीति को उदार बनाना। यानी पहले जो हमारी नीति थी, आर्थिक नीति, वो कठोर थी। हम नहीं चाहते थे कि बाहर के देश की कंपनी हमारे देश में आके निवेश करें, हम नहीं चाहते थे कि बाहरी कंपनियों में, बाहरी देशों में बनी हुई चीज़ें हमारे देश में बिके, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते थे, अपनी जो आर्थिक नीति थी उसको कठोर बनाते थे और बाहर से आने वाली चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा लगाते थे, या फिर हम उस पर कई सारी प्रतिबंध लगाते थे। लेकिन हमने उन सब सिस्टम को ख़त्म किया और उदारीकरण की नीति अपनाई, यानी लिबरल बनाया अपनी आर्थिक नीतियों को, ताकि अब आसानी से कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आ जाए, आसानी से व्यापार कर सके, बाहर की चीज़ें आसानी से हमारे देश में बिक सके। तो इसे उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। तो भारत ने क्या करा, वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाया और स्वतंत्रता के बाद आयात पर जो प्रतिबंध लगाए थे उनको भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया। विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार देती है, ठीक है। जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। फिर वैश्वीकरण आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व देना भारत की नीति है। यानी विकासशील देशों का हितों को यानी जो विकासशील देश हैं उनको फायदा हो सके, ये देखना भारत की महत्वपूर्ण नीति है। भारत ने समय समय पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठाई है, ठीक है। और वैश्वीकरण के अंतर्गत गतिविधियों को प्रभावित किया है। इसके बाद आ जाएगा आपका सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है। ये बहुत कम आता है पेपर में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। सामाजिक सुरक्षा कवच जो है, इसका मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार पर आश्रित लोगों के लिए नौकरी और जन कल्याण के लिए जो सांस्थानिक उपाय होते हैं वो करने पे बल दिया जाए। यानी कि इसमें क्या होता है, एक तरह से सुरक्षा कवच बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सरकार होती है ना, सरकार पे जो आश्रित लोग होते हैं उनको नौकरी देना,
उनके कल्याण के लिए, ठीक है, काम करना, इस पे बल दिया जाता है ताकि वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव से बचें। अब वैश्वीकरण का अभी तक हमने सब कुछ अच्छा अच्छा बात की है, ठीक है। वैश्वीकरण के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, देखिए ये आपके सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने रखे हुए हैं, ये काफ़ी कम आते हैं। अगर आप पिछले 8-10 साल के पेपर को देखोगे तो आपको दिखेंगे कम, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो बच्चे कर नहीं पाते इसको, ठीक है। बिल्कुल बता रहा हूँ, आप कितने भी एनसीईआरटी पढ़ लो, आप इन क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन आता है सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, इसमें क्या अंतर है। तो सांस्कृतिक समरूपता क्या है, इसे समझिए। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब होता है पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना। आपको पता है कि जो पश्चिमी देश है उनकी संस्कृति दुनिया भर में फैल रही है, लोग उनको बहुत ज़्यादा अपनाते हैं और अपने आप को मॉडर्न कहलाना पसंद करते हैं। आज पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार जो है बहुत तेजी से हो रहा है। ये एक वैश्विक संस्कृति बनती जा रही है, ठीक है, एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले रही है। इसको हम सांस्कृतिक समरूपता के तहत देखेंगे, ठीक है। अब सांस्कृतिक विभिन्नीकरण क्या होता है, इसका मतलब समझिए। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में विभिन्न संस्कृतियां यानी अलग अलग संस्कृतियां दूसरी जो संस्कृतियां हैं उसकी अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती है, जिस कारण प्रत्येक संस्कृति अनूठी बन जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी एक संस्कृति थी, हम हमारा एक तरीका था, हमारे रीति रिवाज थे, लेकिन हमने क्या करा, हमने किसी दूसरे की संस्कृति को देखा, उसके रीति रिवाज को देखा, हमें लगा कि यार इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें अच्छी हमने उसको अपना लिया, यानी हमारी संस्कृति में कुछ नयापन आ गया क्योंकि हमने नई चीज़ अपना ली है। तो यानी इसमें क्या है, हमारी खुद की संस्कृति तो है ही, जो हमारी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज थे वो सब तो है, प्लस में हमने कुछ न्यू जो चीज़ें थी उसको अपना लिया है। तो यानी हमारी चीज़ें वैसे की वैसी है, प्लस में कुछ न्यू चीज़ें जुड़ी है, तो ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है। लेकिन यहाँ पे क्या था समरूपता में, यहाँ पे क्या था, अपनी संस्कृति को भूलते जाते हैं, धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जाते हैं, यानी अपनी संस्कृति कम करते जा रहे हैं और दूसरे की अपनाते जा रहे हैं, यानी उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये समरूपता है। तो ये डिफरेंस जो है ये ना, ये समझ नहीं पाते हैं बच्चे, गलत कर देते पेपर में। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको याद करके तैयार करके जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन के बारे में बताइए। देखिए वैश्वीकरण जो है इसका विरोध भी किया गया है क्योंकि इसके कुछ फायदे भी हैं तो इसका कुछ नुकसान भी है। देखिए फायदे क्या है इसके, कि भाई लोगों को नए नए तरह के रोजगार मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कारण विचार आसानी से जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं के रूप में हमें खूब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें, ठीक है, ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जो विकसित देश है ना उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है, जो विकासशील देश है उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। कई क्षेत्रों में लोगों को नए नए रोजगार मिले तो कई क्षेत्रों में लोगों के रोजगार गए भी हैं, तो ये कुछ नुकसान भी होते हैं, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध भी किया है। संस्कृति का देखो, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, नई संस्कृति को अपना रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का ह्रास हो रही है, इसका नुकसान है, ठीक है। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। देखिए वैश्वीकरण विरोध जो है कई आंदोलन चल चुके हैं, यानी वैश्वीकरण के विरोध में कई आंदोलन हुए हैं। यह आंदोलन किसी एक विशेष कार्यक्रम के विरुद्ध, जिन्हें साम्राज्यवाद का एक रूप माना जाता है, इसके विरुद्ध हुए हैं। और 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के समय आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार के जो गलत तौर तरीके अपनाते थे अपनाए गए हैं, इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में भी जो विश्वव्यापी मंच है, एक मंच है दुनिया भर का जिसको वर्ल्ड सोशल फोरम कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन है, इसमें मानवाधिकार वाले लोग भी हैं, इसमें पर्यावरणवादी भी हैं, इसमें मजदूर भी हैं, युवा भी हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। और इनकी कई बैठक हुई है, जैसे ब्राज़ील में, मुंबई में, कीनिया में, यहाँ पे इनकी बैठक वगैरह हुई है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रतिरोध की। तो वैश्वीकरण का जो विरोध है ना, वो वामपंथियों ने भी करा है और दक्षिणपंथियों ने भी करा है, यानी इसको वामपंथी लोग और दक्षिणपंथी लोग दोनों लोगों ने इसका विरोध किया। वामपंथी दक्षिणपंथी क्या होता है, ये एक विचारधारा है, ठीक है। वामपंथी और दक्षिणपंथी जो है एक विचारधारा है, इसको आप लेफ्ट विंग कह सकते हो, वामपंथी जो होते हैं, और ये राइट विंग होती है, ठीक है। लेफ्ट विंग, राइट विंग क्या होती है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसमें डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले भी, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए वैश्वीकरण के विरोध में जो वामपंथी लोग हैं उन्होंने क्या तर्क दिया ये समझिए। ये कहते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण जो है वो विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक विशेष व्यवस्था है, क्योंकि जो वामपंथी लोग होते हैं वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं हमेशा, और ये कहते हैं कि जो ये आज के समय में वैश्वीकरण है ना, ये पूंजीवाद ही है एक तरह से, और पूरी दुनिया में पूंजीवाद थोपा जा रहा है। ये कहते हैं कि इस व्यवस्था से अमीर लोग जो हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि जो गरीब हैं उसकी स्थिति जो है और ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से विरोध करा है वामपंथियों ने। दक्षिणपंथी क्या कहते हैं ये समझिए। ये कहते हैं कि इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण
चिंतित है। इनका ये कहना है कि राजनीतिक रूप से जो राज्य है यानी जो सरकार है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और जनता का इससे नुकसान होगा। जब सरकार कमजोर होगी तो जनता का नुकसान होगा। इनके अनुसार कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता होना जरूरी है। दक्षिणपंथी कहते हैं कि वैश्वीकरण ने संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक रूप से भी हम कहीं ना कहीं डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों पे या मल्टीनेशनल कंपनियों पे, तो इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। संस्कृति हमारी खराब होती जा रही है, हम बाहर की चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, तो सांस्कृतिक नुकसान भी हो रहा है। तो ये इसका कुछ प्रतिरोध हुआ है, ठीक है। और देखते हैं, पश्चिमी संस्कृति जो है दुनिया भर में ला दी जा रही है। दुनिया भर की संस्कृति अमेरिकी संस्कृति के अनुसार ढली जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सब लोग उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए खतरनाक माना जा रहा है। वैश्वीकरण से राज्य यानी जो सरकार होती है उसकी क्षमता में कमी आई है। अब पहले जो कल्याणकारी राज्य होता था यानी जो राज्य होता था, सरकार जो होती थी, उसका काम होता था जनता का कल्याण करना, ठीक है। अब ये वाली अवधारणा खत्म हो गया, वो केवल न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य हो गया। यानी कि अब केवल और केवल कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना, जो मेन काम है वहीं तक अपने आप को सीमित रख रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं विरोध का एक कारण बना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, इसको समझेंगे। तो इंडियन सोशल फोरम और वामपंथी आर्थिक वैश्वीकरण के विरुद्ध, ठीक है, यानी इंडियन सोशल फोरम है एक, इसने, और वामपंथी जो है इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण के विरुद्ध जो आंदोलन है ये चलाया है। औद्योगिक मजदूर और किसान संगठन जो है इन्होंने भी, जो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका विरोध किया है। नीम, जैसे भारत का जो नीम का पेड़ होता है उसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। भारतीय नीम को अमेरिका और यूरोपीय जो फर्म है उन्होंने पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराना मतलब अपने नाम से पेटेंट कराना और फिर नीम की दवाइयाँ बना बना के दुनिया भर में बेचना। तो भारत की आयुर्वेदिक औषधि के रूप में आप मान लो नीम का बहुत ज़्यादा उपयोग भारत में होता है। अलग अलग तरह के रोगों में नीम के पत्तों का, नीम की छाल का, नीम से बने हुए साबुन, दवाइयाँ, इसका इस्तेमाल भारत में पहले से होता है। लेकिन पेटेंट किसने करा लिया, बाहर की कंपनियों ने, और अब वो से अपना करके अपने नाम से बेचती हैं, इसलिए विरोध हुआ है। फिर दक्षिणपंथी, और जो दक्षिणपंथी है वो सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध करते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे मनाना। देखिए हमारी संस्कृति में वैलेंटाइन डे मनाना ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के समय में ये सब हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, बाहर की ली हुई चीज़ें, ठीक है, इसीलिए जो है इसका विरोध करते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, अर्थ आपको बताना है, प्रभाव होता है, ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रभाव, प्रभाव कई तरीके से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण के परिणाम, उसमें आर्थिक भी पूछ सकते हैं, राजनीतिक भी पूछ सकते हैं, सांस्कृतिक भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर यही दो क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बहुत कम आता है इस चैप्टर में से। तो आपको ये बिल्कुल याद करके रखना है, तैयार करके रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।